सो हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्टला वेल्थ एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान एंड कैसे राइट इंश्योरेंस प्लान चूज करना है। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। और ये स्क्रीन विजिबल है ना? यस, करेक्ट। ओके। सो शुरू करने से पहले ये सेकंड पार्ट है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑन लाइफ इंश्योरेंस। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक हमने ऑलरेडी शेयर करी है, जहाँ पे हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टॉपिक पे डिस्कशन किया है, जहाँ पे हमने बेसिक समझा है कि व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड हाउ इट हेल्प्स यू इन योर पर्सनल लाइफ एंड योर पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है। सो ये सेशन डिटेल में है कि कौन से टाइप के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल है और उसमें से मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल क्या है, राइट। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में समझा था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे बेसिकली दो टाइप के इंश्योरेंस प्लान होते हैं। ठीक है। एक होता है प्योर प्रोटेक्शन प्लान एंड दूसरा होता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। तो प्योर प्रोटेक्शन प्लान में क्या क्या चीज़ आती है, जहाँ पे मेरी लाइफ कवर्ड है और मुझे उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उसमें नहीं होता, जिसको हम कहते हैं टर्म प्लान। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस, टर्म प्लान आपने सुना होगा। तो वो जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है। उसके अलावा टर्म प्लान के साथ आपको मिलता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम के प्लान, जहाँ पे आप बेसिकली टर्म प्लान कैसे वर्क करता है कि आप कंपनी को इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करते हैं, जितना टेन्योर आपने डिसाइड किया है, जितना पॉलिसी टर्म आपने डिसाइड किया है, और उस बीच अगर कुछ हो जाता है तो आपको एक इंश्योरेंस कवर है जो आपके नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को मिल जाता है। और अगर मैच्योरिटी तक कुछ नहीं होता, डेट ऑफ मैच्योरिटी तक कुछ नहीं होता, तो आपको जो प्रीमियम पे किया है वो वापस नहीं मिलता, जस्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। सो दूसरा प्लान था जो है टर्म प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। बहुत इन्वेस्टर्स, बहुत पॉलिसी होल्डर्स को ये ऑप्शंस बेटर नहीं लग रहे थे कि मैं इतना सारा प्रीमियम पे कर रहा हूँ बट मुझे एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे पॉलिसी होल्डर, ऐसे पॉलिसी सीकर को एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड एज टर्म प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया है, मे बी आपने 40 ईयर्स का प्लान लिया है, तो 40 ईयर्स में जितना भी प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाता है। एंड देन देर आर टर्म प्लान स्पेशली डिज़ाइंड फॉर NRIs। ठीक है। वो इंडिया में रहते नहीं, वो ग्लोबली रहते, अब्रॉड रहते हैं, इन एनी कंट्री। सो उनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है NRIs के लिए टर्म प्लान, एंड टर्म प्लान फॉर वुमेन, तो उनके लिए भी स्पेशली डिज़ाइंड है टर्म इंश्योरेंस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन की बात हो रही है और कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही। दूसरा आता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ क्या होता है कि आप पैसे जो पे कर रहे हो कंपनी को, आइदर आप सेव कर रहे हो या फिर उसे इन्वेस्ट कर रहे हो। पहले सिर्फ सेविंग्स प्लान हुआ करते थे, बट नाउ वी हैव इन्वेस्टमेंट प्लान के बेनिफिट ऑल्सो, जहाँ पे मैं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करके उसकी बेनिफिट ले सकता हूँ। तो उसमें कौन से प्लान आते हैं? उसमें आते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, एंडाउमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, चिल्ड्रंस प्लान एंड रिटायरमेंट प्लान। तो बेसिकली इंश्योरेंस अगर आप देखने जाएंगे तो इस प्रकार से डिवाइडेड है। वन इज प्योर प्रोटेक्शन एंड द सेकेंड इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ठीक है। आगे हम एक एक चीज को समझते हैं कि क्या होती है टर्म इंश्योरेंस, क्या होती है यूलिप। सो जैसे मैंने बात की थी टर्म इंश्योरेंस की, सबसे पहला आता है प्योर प्रोटेक्शन प्लान, राइट। टर्म इंश्योरेंस क्या करेगा? आपका लाइफ प्रोटेक्ट करेगा। इंश्योरेंस कवर इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा? वो बहुत कम होगा। प्लस आपने जो भी प्रीमियम पे किया है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलती है अंडर सेक्शन 80C, राइट। तो एकदम वेनिला प्रोडक्ट है। मैं कंपनी को X अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कर रहा हूँ और उसके सामने मुझे Y अमाउंट का इंश्योरेंस कवरेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। प्योर वेनिला प्रोडक्ट है और जो मैंने प्रीमियम पे किया वो मुझे वापस नहीं मिलता। ठीक है। ये समझते हैं हम विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि देर इज़ अ 24-year-old गर्ल अंजलि, जिसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, बट अप टू 60 ईयर्स। जब तक वो 60 ईयर्स की हो जाएगी तब तक चाहिए। तो उसके पास 35 ईयर्स का पॉलिसी टर्म उसने चूज़ किया है। सिंस शी बीइंग अ 25-year-old, 60 माइनस 25 आ जाएगा 35, तो 35 ईयर्स की पॉलिसी है उनकी। तो अब अंजलि क्या करती है? वो ABC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है,
तो उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकालने के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज बहुत हाई है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, बट प्रीमियम कितना आएगा? ओनली 9,225। ठीक है, रीजन इज टेन्योर भी लंबा है और एज बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, 25 ईयर्स इज अ वेरी लेस एज, इसीलिए उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम आता है इस रेगुलर प्लान में। ठीक है, यहाँ पे अंजलि डिसाइड करिए कि भाई 35 ईयर्स के लिए शी विल कंटिन्यू पेइंग द प्रीमियम, राइट। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम आ गया, प्लस उसने एड ऑन कर दिया कि मुझे एक स्पेसिफिकली राइडर चाहिए है। ठीक है, 50 lakhs का एक्सीडेंटल राइडर ले लिया, जिसके लिए उसे 33,500 एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, और उन्होंने 50 lakhs का क्रिटिकल इलनेस प्रीमियम भी ले लिया, जहाँ पे उसको 7,657 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। सो ऑल इन ऑल के इन केस अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपीज़ ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। इन केस एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उनको 1 करोड़ जो टर्म इंश्योरेंस का कवर है, प्लस 50 लाख जो एक्सीडेंटल डेथ है, 1.5 करोड़ उनके नॉमिनी को मिल जाता है, राइट। तो ये एडिशनल राइडर्स भी टर्म इंश्योरेंस में आप ले सकते हैं। राइडर्स मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है कि क्या होते हैं और कैसे बेनिफिट करते हैं। सो दिस इज टर्म इंश्योरेंस कि यहाँ पे आपको प्रीमियम बहुत ही कम पे करना है और इंश्योरेंस कवर आपको जो मिल रहा है वो 1 करोड़ का मिल रहा है। अगर प्योर वेनिला इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं तो ओनली 9,225 पे करना है और 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। एंड अंजलि विल बी कवर्ड टिल द एज 60 के बाद शायद उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत ना हो, बट अप टू 60 अगर कुछ भी हो जाता है, गॉड फॉरबिड कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, उनकी नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को वो 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, राइट। दिस इज प्योर प्रोटेक्शन प्लान। सारे प्रोटेक्शन प्लान ऐसे ही वर्क करते हैं, बी इट NRIs, बी इट फॉर वुमेन, बी इट विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ठीक है, विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम में भी ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है, बट ऑन द मैच्योरिटी जहाँ पे 60 ईयर्स की एज है तो 60 ईयर्स पे उनको जो प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो वापस मिल जाता है। सो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, अंजलि को टोटल प्रीमियम पे करने को आ रहा है 20,422 फॉर अ कवर ऑफ 2 करोड़ टोटल। 1 करोड़ बेसिक टर्म इंश्योरेंस का, 50 lakhs एक्सीडेंटल डेथ का और 50 lakhs क्रिटिकल इलनेस का। कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होगी और पॉलिसी होल्डर है जो उनकी डेथ नहीं होती तो 50 lakhs नॉमिनी को मिल जाता है, और उसके बाद अगर 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर भी उनको मिल जाएगा, राइट। सो जैसे यहाँ पे मैंने समझाया, यहाँ पे आपका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम है, इंश्योरेंस कवरेज बहुत ही ज़्यादा हाई है, राइट। दैट इज व्हाट टर्म इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट। दूसरा हम समझते हैं, ये चीज़ आपकी जो टर्म इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन वाला चीज़ है वो सारा कवर हो जाता है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज। पहले सेविंग्स पॉलिसीज हुआ करती थी, बट अब न्यू डिमांड के कारण यहाँ पे अब ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल है जहाँ पे जो आप प्रीमियम पे करें वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है और उसके रिटर्न्स आपको मिलते हैं। सो उससे कहते हैं हम यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है और जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो शेयर में, मार्केट में, इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है और उसके आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो पहला चीज़ है इसके बेनिफिट्स है कि आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट फंड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज आपको डिफरेंट फंड ऑप्शंस अवेलेबल कराती है। ठीक है, जहाँ पे आप लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कोई भी फंड में जैसे फंड अवेलेबल है, फंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके उसके बेनिफिट ले सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट आपको, इंश्योरेंस पॉलिसी है तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। रितेश 31 साल का लड़का है जो ABC लाइफ इंश्योरेंस के पास जाता है यूलिप पॉलिसी बाय करने के लिए, जो है 20 साल की। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे वो प्रीमियम डिसाइड करता है कि मुझे हर महीने 5,000 रुपया पे करना है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो ईयरली 60,000 आएगा, तो यहाँ पे 60,000 के एनुअल प्रीमियम पे 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर उनको मिल जाता है, विच इज 6 lakhs। ऑन मैच्योरिटी क्या होती है कि ऑन मैच्योरिटी जहाँ पे 20 साल बाद जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो उनको पैसा कितना मिलेगा, मैच्योरिटी पे उनको क्या मिलेगा। अगर उन्होंने 20 साल पैसा कंटिन्यूस बेसिस पे किया है, क्योंकि ईयरली उन्होंने 60,000 पे किया है, तो 10 ईयर्स में उन्होंने 6 lakhs पे किया है और 20 ईयर्स में उन्होंने 12 lakhs पे किया है, राइट। तो एट 4% अगर आप देखेंगे तो वो उनको मिलेगा 9.05 lakhs,
राइट, एंड 8% पे अगर देखेंगे तो 13.9 लाख उनको मिलता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ रितेश की अगर डेथ हो जाती है तो उनको जो बेनिफिट है दैट विल बी द इंश्योरेंस कवरेज जो 6 लाख का है, या फिर जो फंड की वैल्यू है विच एवर इज हायर इज गिवन टू द नॉमिनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, जहाँ पे उनके पास ऑप्शन है फंड सिलेक्ट करने के, फंड चूज करने के, और इक्विटी के रिटर्न्स ऑन अ लॉन्गर होराइजन हैज़ बीन मोर देन 12 to 14%, बट एज पर IRDA रूल इट कैनॉट बी शोन मोर देन 4% एंड 8%, राइट। सो यहाँ पे आप उनको एडवांटेज मिल जाता है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स में अगर मैं रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इक्विटी में, फंड्स में, तो मेरी मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी हद से ग्रो कर जाती है, एंड मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है और इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। इन बिटवीन 20 ईयर्स मेरी अगर डेथ हो गई तो मेरे पास इंश्योरेंस कवर है 6 लाख का, ठीक है, तो 6 लाख मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यूलिप वर्क्स। तो ये बेसिक आइडिया है यूलिप कैसे फंक्शन करते हैं, और कंपनीज के प्रोडक्ट्स हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाकर इंडिविजुअल यूलिप प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स समझ सकते हैं। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट अ यूलिप, हाउ डज अ यूलिप वर्क, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। तीसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। सर मुझे डाउट है। हाँ, उसमें आपने क्या बोला, मतलब अगर इंश्योरेंस लाइफ कवर जाता है तो वो मिलेगा, या जो उनका फंड वैल्यू, हाँ फंड वैल्यू ज़्यादा है तो वो मिलेगा, इधर ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा? दोनों नहीं मिलेगा, विच एवर इज हायर, आइदर ऑफ है ना। तीसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, जो पुराने LIC टाइप ऑफ पॉलिसी हुआ करती थी, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, बट वो प्रीमियम क्या होता है, वो सेविंग्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आप पैसा सेव कर रहे हैं ज़्यादा, और एग्जांपल 2 लाख का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है जहाँ पे आप रेगुलर सेव कर रहे हैं, तो आपको ऑन मैच्योरिटी उसमें 4%, 5%, मैक्सिमम 6% तक का ही रिटर्न्स निकलता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। जो आपको लिखित में आएगा वो आपको मिलेगा, बट यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न आपका कम रहता है हमेशा, ठीक है। बट यहाँ पे जो लिखा रहेगा मैच्योरिटी पे एक लमसम आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये प्लान कैसे वर्क करेगा, सो ये एंडोमेंट इज आइडियल फॉर पीपल हु वांट गारंटीड रिटर्न्स। गारंटीड रिटर्न्स के साथ प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए आप ये इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अब मोहित है, उसकी एज है 35, वो ABC लाइफ की एंडोमेंट पॉलिसी बाई करता है 20 ईयर्स की, और प्रीमियम वो पे करेगा सिर्फ 10 साल के लिए, 10 साल के लिए पे करेगा, पॉलिसी 20 साल तक रहेगी, मैच्योरिटी जो आएगी वो 20 साल के बाद आपको आ रही है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एनुअली 30,000 का प्रीमियम पे कर रहा है, तो 10 टाइम्स का कवर यहाँ पे भी मिल जाता है, तो उनकी सम अश्योर्ड जो आती है वो 3 लाख की आती है। अब 8% का रिटर्न यहाँ पे मिलता है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट उनकी जो होती है वो 7.2 लाख की हो जाती है, ठीक है। 4% पे अगर हम एस्टिमेटेड मैच्योरिटी देखें तो 4.47 लाख की हो जाती है। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपकी जो रिटर्न्स के रेंज होते हैं वो 5 to 6% के बीच में ही होते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, बट जो भी रहते हैं वो अश्योर्ड रहते हैं, गारंटेड रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं लेना है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे डेट इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखना है जहाँ पे मुझे टैक्स फ्री रिटर्न मिले, तो ये ऑप्शन मैं चूज़ कर सकता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, आई डोंट नो व्हाट द मार्केट विल बी, आई एम नॉट दैट मार्केट सेवी, और एल्स मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 70-30 के रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट के लिए इन्वेस्ट करना है, तो एंडोमेंट प्लान कैन बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, ऑफ योर लॉन्ग टर्म डेट पोर्टफोलियो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी मुझे डेट की ज़रूरत होती है, जैसे हम PPF में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो PPF में जिस प्रकार से हम इन्वेस्ट करते हैं उस प्रकार से ये लॉन्ग टर्म डेट भी मुझे रिक्वायर्ड रहता है। मैं सारा का सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकता। जो भी मेरा 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, तो 100 में से 30 रुपीज़ मेरा लॉन्ग टर्म डेट में रहना चाहिए, या 20 रुपीज़ मेरा लॉन्ग टर्म डेट में रहना चाहिए। सो एंडोमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो, जहाँ पे आपको एक अश्योरिटी मिलती है और गारंटी मिलती है मैच्योरिटी की और आपके रिटर्न्स की विद रिस्क कवर, और इसमें एडवांटेज होता है कि आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट। आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो एज एन इन्वेस्टर आपको समझना है कि विच प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ होराइजन एंड कैसे मैं उसको प्लेसमेंट करके मेरे लिए पैसे ग्रो करूँ, राइट। सो दिस इज हाउ एंडोमेंट प्लान्स कैन बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पोर्टफोलियो। थर्ड आता है मनी बैक इंश्योरेंस प्लान। मनी बैक इंश्योरेंस प्लान बहुत ही वेल डिजाइंड और वेल इक्विप्ड है। दो ये वर्क करते हैं एंडोमेंट की तरह ही, जहाँ पे आपको अश्योरिटी मिलती है, रिटर्न्स थोड़े गारंटीड रहते हैं, और बट यहाँ पे क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पैसे मिलते रहते हैं, ठीक है। लाइफ इन वेयर इंश्योरेंस गेट्स अ परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड एट स्टेडी इंटरवल्स, ठीक है। पहले होती थी मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पे एवरी 5 ईयर्स आपको पैसे मिला करते थे। अगर एग्जांपल मैंने 20 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो एवरी 5 ईयर्स अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो 20% ऑफ माई सम एश्योर्ड। तो अगर मेरी 5 लाख की पॉलिसी है तो 20% ऑफ माई सम एश्योर्ड इज 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख 5th ईयर पे मिलता था, 10th ईयर पे मिलता था, 15th ईयर पे मिलता था, और 20 ईयर्स में मुझे मेरी मैच्योरिटी मिल जाती थी। ये पुराने टाइप के मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है। बट अब थोड़े काफ़ी एडवांस टाइप ऑफ इंश्योरेंस मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है, जहाँ पे आप 10 ईयर्स तक पे कर रहे हो, और 10 ईयर्स के बाद आपको 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स तक आपको मनी बैक मिलता रहता है, विच इज़ अ परसेंटेज ऑफ योर सम एश्योर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलती है, लिक्विडिटी मिल जाती है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में एंडोमेंट में देखा था, एज एन इन्वेस्टर इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 10 ईयर्स एंड यू विल गेट अ मैच्योरिटी ऑन 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स तक के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। बट मनी बैक पॉलिसी क्या करती है, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। आपने 10 ईयर्स तक प्रीमियम पे किया है, 11th ईयर से एक स्टेडी इंटरवल के बेसिस पे आपको पे आउट मिलता रहेगा, विच विल हेल्प यू टू मैनेज योर लिक्विडिटी एंड योर सिस्टमेटिक पे आउट, राइट। सो मनी बैक इंश्योरेंस वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे आप प्लेस कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अंशुल जो 35 ईयर के कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है और उनको बेबी बॉय हुआ है, राइट, ठीक है। अब हर एक प्लान की ज़रूरत कैसी होती है ना, वैसे आप समझ सकते हैं। हर एक एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो वैसे आपको समझ पाओगे कि ये किस सिचुएशन में कौन सी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो नाउ बेबी बॉय हुआ है तो उनको मालूम है कि जब वो बड़ा होगा तो मुझे रेगुलर बेसिस पे खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे ही वो बड़ा होगा तो एजुकेशन के कॉस्ट भी ज़्यादा रहेंगे, राइट। अब उनको वो जितनी भी एडवर्सिटीज है उनको प्रोटेक्ट करके चलना है, तो ये उनके लिए सजेस्टेबल है, जहाँ पे वो एक मनी बैक पॉलिसी बाय करते हैं, जहाँ पे ही पेज अ प्रीमियम ऑफ 50,000 फॉर 10 ईयर्स। जब तक बेबी बॉय जो है उनका वो 10 साल का हो जाएगा तब तक उन्होंने उसमें पैसा जमा किया है, और उसके बाद रेगुलरली उनको उसमें से पैसा मिलता रहेगा, विच इज़ 30,447 पर एनम, ठीक है। ये दिस इज जस्ट एन जेनरिक एग्जाम्पल। ये मैं कोई पॉलिसी का प्रोडक्ट या ऐसा कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ बेसिक जेनरिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पॉलिसी टू पॉलिसी, कंपनी टू कंपनी, द फीचर्स एंड द बेनिफिट विल डिफर, ठीक है। सो यहाँ पे एक बेसिकली 4% 8% के कैलकुलेशन पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, जहाँ पे अगर मैंने 10 साल के लिए प्रीमियम पे किया है, ठीक है, उसके बाद 11th ईयर से मुझे एवरी ईयर पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। अगर मैंने 20 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो 25 ईयर्स के लिए। कोई पॉलिसी होती है जो मैच्योरिटी नहीं देती और पे आउट ज़्यादा देती है, सो दैट विल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, राइट। बट अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि मनी बैक वर्क कैसे करता है। सो आपने 10 साल का प्रीमियम पे किया है, नाउ वहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप 6 ईयर्स पे कर सकते हो, 8 ईयर्स पे कर सकते हो, 10 ईयर्स पे कर सकते हो, 12 ईयर्स पे कर सकते हो, 16 ईयर्स पे कर सकते हो। सो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। 10 साल आपने प्रीमियम पे किया, उसके बाद एवरी ईयर रेगुलरली आपको एक इनकम मिलता रहता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर सम एश्योर्ड, ठीक है। जैसे 20% हो सकता है, 10% हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, एवरी ईयर अगर मुझे पैसा मिल रहा है, सो दैट मनी आई कैन यूटिलाइज फॉर फंडिंग माई चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। सो मेरी चाइल्ड की एजुकेशन की फीस अगर मुझे एडजस्ट करनी है तो मुझे फर्स्ट 5-10 ईयर्स तो सेव करने रहेंगे पैसे, और उसमें से जब मैच्योरिटी आ रही है, जो लिक्विडिटी मुझे मिल रही है, दैट विल हेल्प टू सफाइज एंड फुलफिल माई गोल ऑफ माई चाइल्ड एजुकेशन, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन इट। प्लस कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कोई 45 ईयर्स के मिस्टर अंशुली 45 ईयर्स के हैं। नाउ ही वांट्स टू प्लान फॉर हिज रिटायरमेंट, बट उनको गारंटेड अमाउंट चाहिए व्हेन ही रिटायर्स, तो ये 15 ईयर्स का प्लान ले सकते हैं, ठीक है। तो 45 से लेके 15 ईयर्स, तो जब वो 60 ईयर्स पे रिटायर होंगे तब उनको रेगुलर पे आउट मिलता रहेगा, विच कैन बी फॉर नेक्स्ट 10, 15, 20, 25 ईयर्स, राइट। सो वैसे भी आप डिजाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एज,
डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, वैसे हम मनी बैक पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ तो मुझे अगर रेगुलर पे आउट मिल रहा है जो गारंटेड है, ठीक है, सो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सारा रिस्क की पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं गारंटेड और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। सो दिस प्रोडक्ट विल हेल्प मी इन मैनेजिंग माई रिस्क एंड माई रिटर्न्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लेस दिस प्रोडक्ट इन टू योर पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। सो ये बात थी मनी बैक इंश्योरेंस की। तो अब तक हमने अब कवर किया है प्योर प्रोटेक्शन प्लान, हमने समझा टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, दूसरा हमने समझा यूलिप क्या होती है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, तीसरा हमने समझा एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, और चौथा है मनी बैक इंश्योरेंस प्लान। कि मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के फीचर्स तो है, बट एज एन इंडिविजुअल मेरे लाइफ में कहाँ एडजस्ट होते हैं और मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके साथ उसके अंदर इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलता है, इनकेस कभी बीच में डेथ हो गई तो वो जो इंश्योरेंस कवर है वो आपके नॉमिनी को भी मिल जाता है, राइट। सो नाउ इज द अदर प्रोडक्ट इज द होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का एडवांटेज यही है कि सबसे बड़ा फीचर यही है कि इट विल कवर योर इंश्योरेंस टिल यू रीच एज 100, ठीक है। ये ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 99-100 ईयर्स तक आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। तो इसमें कोई मैच्योरिटी बेसिकली होती नहीं है, ठीक है। आपका इंश्योरेंस कवर एवरी ईयर जो भी कंपनी ऑफर करती है वहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहता है। सो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान जैसे नाम सजेस्ट करता है, इट कवर्स योर इंश्योरेंस फॉर योर होल लाइफ, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा टेन्योर होता है। अगर मैं आज 35 ईयर्स का हूँ तो मुझे 99 ईयर्स तक कवरेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरी जो पॉलिसी टर्म है दैट विल बी फॉर मोर देन 50-60 ईयर्स, राइट। सो इस प्रकार से यहाँ पे वो काम करती है ये पॉलिसी। सो देर इज़ मिस्टर बद्रीनाथ जो 35 ईयर्स ओल्ड है, जो इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख पर ईयर, जो फॉर एग्जांपल ABC की लाइफ लॉन्ग प्लान में, और वो चूज़ करते हैं कि मैं 10 ईयर्स ही प्रीमियम पे करूँगा, बट मुझे मेरी पॉलिसी टर्म जो रहेगी वो 64 ईयर्स की रहेगी। यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ करने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा। हाउ मच ईयर यू वॉन्ट टू पे द प्रीमियम फॉर, कितने साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। सो इट कैन बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, ठीक है। बेसिकली 10 ईयर्स से कम तो नहीं होता, बट 10 ईयर्स इज़ अ गुड, बिकॉज आपको पैसा भी उतना इन्वेस्ट करना चाहिए ये पॉलिसी में। सो बद्रीनाथ पे करते हैं 10 लाख प्रीमियम, ठीक है। उनके सामने उनको मिलता है 1,50,000 एट द एज ऑफ 50, ठीक है। इसके बाद उनको एवरी ईयर उसको उनके अंदर से पे आउट मिलता रहेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड इनकम एंड कैश बोनस। 10 साल के बाद उनके जितने भी बोनसेस जमा हुए, फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स के बाद, तो 15 ईयर्स के बाद वहाँ पे उनको पे आउट मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड इनकम एंड कैश बोनस। सो दिस इज़ हाउ होल लाइफ इंश्योरेंस वर्क, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो रहता है उनका वो मनी बैक इंश्योरेंस के प्रकार ही रहता है, बट यहाँ पे इंश्योरेंस कवर जो रहती है वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है। मनी बैक पॉलिसीज़ में आपकी जो इंश्योरेंस कवर या पॉलिसी टर्म है आपको डिफाइन करना पड़ता है कि 10 ईयर्स के लिए चाहिए, 15 ईयर्स के लिए चाहिए, 20 ईयर्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब उन्होंने 10 साल का प्रीमियम पे कर लिया अप टू 45 ईयर्स, उसके बाद 50 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके अंदर से उनको 1,50,000 एवरी ईयर मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड इनकम एंड कैश बोनस, जो भी वो पॉलिसी में जमा होता है। ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी दैट इज 99 ईयर्स, he will receive the remaining income as lump sum, but either of the two मेजरली केसेस में ही देखा गया है कि वहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है और इंश्योरेंस कवर ही मिलता है उनके नॉमिनी को। वेरी फ्यू केसेस आप देखेंगे जहाँ पे मैच्योरिटी मिली है, बिकॉज 99 इज अ टू लॉन्ग फॉर इंडिविजुअल टू सर्वाइव, ठीक है। 85-90 की रेंज में बेसिकली उतनी ही हमारी एवरेज एज है फॉर पीपल इन इंडिया, ठीक है। उसके पहले अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उनके नॉमिनी को उनका इंश्योरेंस कवर जो कवरेज उन्होंने चूज़ किया था वो उनको मिल जाता है, ठीक है। जब तक नहीं रहता तब तक उनको पेंशन के प्रकार यहाँ पे भी मनी बैक के प्रकार भी आपको यहाँ पे पैसा मिलता रहेगा, एंड दैट विल बी द गारंटीड इनकम, एंड जो भी कैश बोनस जमा हुआ रहता है वो आपको मिलता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। प्लस अभी स्पेसिफिकली आपको चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान भी मिलता है, ठीक है। चाइल्ड इंश्योरेंस के लिए, चाहे बच्चों के लिए आपको स्पेसिफिक प्लान लेना है कि बच्चों के लिए, बिकॉज
एज अ पेरेंट यू वांट टू गिव द बेस्ट टू योर चाइल्ड, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स अवेलेबल रहते हैं जो बच्चों के भविष्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए भी वैसे वैसे इंश्योरेंस प्लान डिज़ाइंड है, ठीक है, जो हेल्प करेंगे उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनके इन केस अगर जो ब्रेड अर्नर है, जो पेरेंट है, वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उसके लिए वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन रहते हैं। तो आइडिया यही रहता है कि एक सिग्निफिकेंट कॉर्पस बना रहे हैं जो उनके पढ़ाई के लिए या फिर उनकी शादी के लिए वो एक कॉर्पस जमा कर पाए, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। नाउ एक एग्जांपल है, टीना है, शी इज़ अ न्यू पेरेंट एंड उन्होंने एक स्मार्ट किड प्लान लिया है अपनी डॉटर के लिए, ठीक है। सो वहाँ पे भी वो प्रीमियम चूज़ कर सकते हैं। शी चूजेज अ प्रीमियम ऑफ 5,000 एवरी मंथ, ठीक है। एंड पॉलिसी टर्म उन्होंने 18 ईयर्स की लिया है कि 18 ईयर्स की जब हो जाएगी तो उनकी जब हायर एजुकेशन आएगी तो मुझे एक मैच्योरिटी पे कॉर्पस, एक बड़ा पैसा मुझे मिलना चाहिए और उनकी वो पैसा मैं उनके हायर एजुकेशन के लिए फंड कर पाऊँ, राइट। अब उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि विद 8% एक्सपेक्टेड रिटर्न शी कैन गेट 24 lakhs, ठीक है, आफ्टर 18 ईयर्स। एट 4% शी कैन गेट 15 और 16 lakhs आफ्टर 18 ईयर्स। सो आइडिया यही है कि यहाँ पे वो चाइल्ड पॉलिसी ले रहे हैं और 18 ईयर्स की मैच्योरिटी वाला प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं। जब उनके बच्चे की एज 18 ईयर्स की हो जाएगी, उनकी डॉटर की एज 18 ईयर्स की हो जाएगी, तो उनको एक लमसम अमाउंट मिलेगा एंड दिस मनी कैन बी यूटिलाइज टू फंड देयर हायर एजुकेशन। और एल्स 21 का ईयर चूज़ करता हूँ, 24 का ईयर चूज़ करता हूँ, तो उनकी शादी के लिए भी मैं यूटिलाइज कर पाता हूँ, राइट। तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन प्रोडक्ट रहते हैं जहाँ पे आप बच्चों के लिए इंश्योरेंस लेते हैं और इसमें बहुत सारे राइडर्स भी अवेलेबल रहते हैं कि इन केस अगर पेरेंट ने लिए, पेरेंट का डेथ हो गया, ठीक है, वो टाइम पे इंश्योरेंस का जो भी इंश्योरेंस रहेगा वो नॉमिनी को मिल जाता है। विद इन दिस केस द नॉमिनी विल बी द चाइल्ड, द किड, ठीक है। इसमें बेनिफिशियरी आता है। जब भी आप चाइल्ड प्लान लेते हो तो यहाँ पे नॉमिनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये पैसा बेनिफिशियरी को ही जाता है। नॉमिनी और बेनिफिशियरी में काफ़ी डिफरेंस होता है। नॉमिनी बिहेव्स लाइक अ ट्रस्ट बट बेनिफिशियरी उनके पास पूरा राइट होता है वो पैसा यूटिलाइज करने का। तो इन दिस केस द बेनिफिशियरी विल बी द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेथ होने पे उनको वो पैसा बेनिफिशियरी एज ए बेनिफिशियरी बच्चों को चला जाता है। आगे उनको प्रीमियम पे करना नहीं पड़ता, यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम उनको मिल जाता है। एंड जो मैंने चूज़ किया था कि 18 साल पे उनको एक मैच्योरिटी मिलनी चाहिए, वो मैच्योरिटी भी उनको मिलती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ चिल्ड्रंस प्लान वर्क, ठीक है। मैं कल रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, मेरी डेथ हो गई तो मेरे डेथ पे मेरे बच्चों को वो पैसा मिल गया, राइट। और मैंने सोचा था कि 18 साल पे जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तब उसको एक कॉर्पस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉर्पस भी वो टाइम पे उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे जब मेरी डेथ हुई तो पॉलिसी बंद नहीं होती। स्पेसिफिकली इन चाइल्ड पॉलिसी जो भी चिल्ड्रंस बेनिफिट वाले प्लान्स रहते हैं वहाँ पे ये बेनिफिट हमेशा रहेगा, विच इज़ कॉल्ड एज वेवर ऑफ प्रीमियम। मेरी डेथ हो गई तो मेरे डेथ बेनिफिट तो नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को मिल गई, उसके बाद पॉलिसी बंद नहीं होती। जनरली क्या होगा, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो पॉलिसी का डेथ बेनिफिट मिल गया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है इन बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। बट इस काइंड ऑफ पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। पॉलिसी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ भी हो गई, पॉलिसी कंटिन्यू रहती है डेथ बेनिफिट मिलने के बाद भी। और मैच्योरिटी पे पॉलिसी डेट ऑफ मैच्योरिटी जो डिसाइड की थी पॉलिसी होल्डर ने, वो डेट पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है फिर से बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पे दो बेनिफिट मिलते हैं, एक है डेथ बेनिफिट, जब पेरेंट ने अपने नाम पे इंश्योरेंस ले रखा है तो वहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा मैच्योरिटी बेनिफिट, दोनों आपको मिलता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि इफ़ द पेरेंट जिसने ये प्लान किया था कि मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए एक पैसा जमा होना चाहिए, कल मैं रहूँ या ना रहूँ, तो ये बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। ये इस प्रकार से ही डिज़ाइन की गई है और ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। सबसे इम्पॉर्टेंट है द रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती है। बीच में बहुत फाइट चल रहा था IRDA और PFRDA। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी
डेवलपमेंट अथॉरिटी और PFRD इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कि रिटायरमेंट प्लान हम मैनेज करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी मैनेज नहीं कर सकती, बट इंश्योरेंस कंपनी आज भी प्रोवाइड करती है रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान। तो मुझे अगर मेरी एज की अगर मुझे कल रिटायर होना है तो मुझे अगर रेगुलर एन्यूटी पैसा मिलना चाहिए तो उसके लिए मुझे आज से ही प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया में इंश्योरेंस लोग लेते नहीं है, पेंशन के लिए कोई प्लान करता नहीं है, बट दिस काइंड ऑफ प्लान रियली हेल्प्स इन द लॉन्गर होराइजन। ठीक है, जब मैं रिटायरमेंट के लिए अगर मैं 30 साल का भी हूँ और मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, कंसिडरिंग माई रिटायरमेंट एज 60, तो तब तक मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ और उसके बाद मुझे नेक्स्ट 30 ईयर्स अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से तो वो पैसे आने चाहिए। सो यू एज एन पॉलिसी होल्डर, यू एज एन इन्वेस्टर, आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप यूलिप के थ्रू भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, और गारंटीड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। रिटायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पहला जो एज है जहाँ पे मेरी वर्किंग एज है टू माई रिटायरमेंट एज, दैट इज़ माई एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, मैं एक्यूमुलेट करूँगा पैसे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे पास एक रिटायरमेंट की एज जब मेरी आए तो मेरे पास एक बड़ा कॉर्पस हो। दिस इज़ व्हाट रिटायरमेंट विल बी ऑल अबाउट, कि मेरे पास एक बड़ा कॉर्पस जब तक नहीं रहेगा, आई कांट रिटायर, बिकॉज मेरी एज तो हो गई 60, बट मेरे पास उतना कॉर्पस ही नहीं है, तो मेरे को तो काम करते रहना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट में काम नहीं होता, रिटायरमेंट में आप रिटायर हो जाते हो, राइट। तो आप जब रिटायर हो रहे हो तो उसके बाद आपके पास खर्चे तो बंद नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है समझने के लिए कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना है, और ये काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान क्या है, ये वेल डिज़ाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में मुझे डिसिप्लिन्ड वे से इन्वेस्ट करवाते रहते हैं और एक अच्छा सा कॉर्पस ग्रो करते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल, बट क्या होता है कि इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ अवेलेबल रहती है बाकी प्रोडक्ट्स में, मेरा डिसिप्लिन छूट जाता है। अगर मैंने ऐसा कोई प्लान लेके रखा हुआ है जो मुझे पता है कि एक बड़ा कॉर्पस देगी, तो मुझे वो प्लान में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसी होगी कि मैंने रिटायरमेंट पे तो आ गया, बट मेरे पास इतना बड़ा कॉर्पस नहीं है जो मुझे हर महीने मेरे खर्चे का पैसा दे पाए, राइट। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि रिटायरमेंट के लिए मुझे अभी से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और एक ही प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, रिस्क वाले प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करना है, रिस्क फ्री वाले प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करना है, गारंटीड वाले प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करना है। मुझे मेरे रिटायरमेंट का कॉर्पस जो क्रिएट करना है वो बड़ा होना चाहिए सिंपल टर्म्स में। ठीक है, एंड इट विल बी मिक्सचर ऑफ ऑल माई असेट क्लासेस। ठीक है, जहाँ पे मैंने गारंटीड इनकम, गारंटीड इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट किया है, मैंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार से मेरा एक कॉर्पस क्रिएट होना चाहिए। बट ये प्रोडक्ट जो उन्होंने डिज़ाइन किए इंश्योरेंस कंपनी ने, ये आपको डिसिप्लिन रखते हैं, यही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, सो पहले सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि लोग सोचते नहीं रिटायरमेंट के लिए, because people who are doing their own businesses, people who are salaried or who are working in a private companies, उनके पास कोई पेंशन नहीं मिलने वाला। ओनली एंड ओनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके पास वो पेंशन का प्रोडक्ट अवेलेबल है। एनपीएस इज ऑल्सो वन मोर प्रोडक्ट विच यू कैन ऐड टू योर किटी, राइट, नेशनल पेंशन स्कीम वाले, जहाँ पे आपको पेंशन का एक एडवांटेज मिलेगा। सो जब मेरी एज कम है, मैं इफ़ आई एम 25, 30, 35, 40 ईयर्स ओल्ड, तब मुझे पैसे कम इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म में जब देता हूँ तो मुझे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है, और मुझे आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करना है फॉर माई रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, सो इसीलिए रिटायरमेंट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वही है कि मुझे एक बड़ा कॉर्पस चाहिए और वहाँ से मैं विड्रॉ करूँगा। नेक्स्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हम जो करने वाले हैं वो इसी पे है, रिटायरमेंट पे। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, आपकी एज क्या है, आपको क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, आपको एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करने हैं, आपकी मंथली विड्रॉवल कैसे रहेगी, कितने साल तक आपको वो मंथली विड्रॉवल मिलते रहेगा, कितना कॉर्पस सफिशिएंट है, और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ताकि आप एक अच्छा सा कॉर्पस क्रिएट कर पाए आपके लिए।
और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट कर पाए आपके लिए। सो नेक्स्ट सेशन जो हम रख रहे हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये इसी टॉपिक पे है, विच इज़ कॉल्ड एज रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हम रिटायरमेंट के लिए प्लान कैसे कर सकते हैं और हम उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, राइट। अब ये सारे इंश्योरेंस हमने समझ ली है कि प्योर प्रोटेक्शन प्लान क्या होते हैं, विच इज़ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में एडवांटेज क्या था, फिर हमने समझा यूलिप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है, जहाँ पे हमने देखा यूलिप्स है, एंडाउमेंट प्लान्स है, मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में भी हमने समझा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट ऑन दिस इंश्योरेंस। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में समझा था, जो राइडर मैंने लिया था, एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, वो अंडर सेक्शन 80D में उसके अंदर से डिडक्शन ले सकता हूँ, जहाँ पे मेरी लिमिट है 25,000 की, राइट। तो ये टैक्स बेनिफिट मुझे मिलता है मेरे इंश्योरेंस प्लान पे। दूसरा, अंडर सेक्शन 80C जो भी प्रीमियम मैंने पे किया है एक्सक्लूडिंग GST, जो मेरा नेट प्रीमियम है, वो मैं अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकता हूँ और उसकी लिमिट है 1.5 लाख की। तीसरा है सेक्शन 1010D, जहाँ पे इंश्योरेंस कवर अगर मेरी 10 टाइम्स है ऑफ माई एनुअल प्रीमियम, तो मैं टैक्स फ्री पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ ऑन मैच्योरिटी। मेरे मैच्योरिटी पे कोई TDS डिडक्शन नहीं होगा, राइट। सो दिस आर द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल विथ माई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। और डेथ बेनिफिट जो आती है वो हमेशा टैक्स फ्री आएगी आपको, कोई भी केस में, कोई भी पॉलिसीज़ में, कोई भी कंडीशन में, कभी भी। द डेथ बेनिफिट का जो भी क्लेम आता है, नॉमिनी के पास जो पैसा आता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता, ना ही आपको कोई फिर टैक्स देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस आर द टैक्स बेनिफिट ऑन द इंश्योरेंस प्लान। सो अब हमने समझ लिया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो ये अगर हमने समझ लिया है, तो अब हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे मेरे फैमिली के लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बेहतर रहेगी और मैं कौन से टाइप ऑफ इंश्योरेंस के लिए जा सकता हूँ। आई कैन कंसल्ट विथ माई इंश्योरेंस एडवाइज़र और माई फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर गेटिंग इनटू एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। बट आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि कैसे कैसे प्रकार की पॉलिसी अवेलेबल है, राइट। जो फ्यू FAQs मैंने खुद अपने आप से बनाए हैं ताकि आप और बेटर समझ पाए कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। सो व्हाट आर द बेनिफिट दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर इन इंडिया। सिंपल सा है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी क्या है जो हमने समझी। पहला तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, जो कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। उसमें आपको पॉलिसी टर्म डिफाइन करनी है, जहाँ पे आपको एक बड़ा सा इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है और प्रीमियम बहुत ही कम है। सो इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 फॉर अ 1 करोड़ कवर इज़ नथिंग, इज जस्ट लाइक अ पीनट्स। 2,000-3,000 रुपया महीना आता है आपको, नॉट मोर देन 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ इट विल बी ऑन पर डे बेसिस, राइट। होल लाइफ इंश्योरेंस जो हमने समझा, ये आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अप टू 99 ईयर्स। यूनिट लिंक जो हमने समझा, वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलता है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड की तरह वहाँ पे भी फंड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। एंडोमेंट प्लान जहाँ पे हमने समझा, यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही है और सेविंग्स पे आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है। और मैच्योरिटी पे आपको एक लमसम पैसा मिल रहा है, और इन बिटवीन अगर कुछ हो गया तो आपको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे रिटर्न्स कम होते हैं बट गारंटीड होते हैं। सो एंडोमेंट प्लान्स वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे मेरे को अगर रिस्क नहीं लेना है तो मैं ये टाइप ऑफ पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एन्युटी प्लान जहाँ पे आपको रेगुलर पे आउट्स मिलता रहेगा ड्यूरिंग रिटायरमेंट, जो हमने रिटायरमेंट प्लान में समझा। सो ऑल इन ऑल दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और ये जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, कैन आई परचेज 2 different types of policy at the same time? You can purchase 2 different types of financial policy from 2 different companies from 2, बट ये आपको इंश्योर रखना है कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो आपने प्रीवियस सेशन में समझा था हाउ टू कैलकुलेट अ ह्यूमन लाइफ वैल्यू, 3 different मेथड्स थे। तो वहाँ पे अगर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर ओके है और आपकी इनकम उतनी जस्टिफाइड है तो आप 20 times आपका इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अब वो 1 कंपनी से ले सकते हो, 2 कंपनी से ले सकते हो, 5 कंपनी से भी ले सकते हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। यू कैन बाई पॉलिसी फ्रॉम एनी कंपनीज। खाली आपको ध्यान रखना है कि वो 20 times ऑफ योर एनुअल टेक होम पे से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर नहीं होना चाहिए, क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। आप ये नहीं कि आपने 1 करोड़ 2 करोड़
ICICI इंश्योरेंस से लिया, 2 करोड़ आपने LIC से लिया, बट आपकी जो 20 टाइम्स की कवरेज वो 2 करोड़ की आ रही थी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास नहीं करेगी, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। योर लाइफ हम तो हमने भरा है ना, तो फिर वो क्यों नहीं करेंगे पास? नहीं करेंगे ना, आपका इनकम और ये जस्टिफाइड नहीं है ना ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आपने 2 करोड़, आप मेरी आज ह्यूमन लाइफ वैल्यू है 2 करोड़ की, बट मैंने 5 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है 2-3 कंपनी, अलग अलग कंपनी से। उसके लिए भी तो मैंने प्रीमियम पे किया है ना। दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, बट आपने वो छुपाया है ना कि दूसरी कंपनी से क्या आपके पास पॉलिसी है। नहीं, तो वो तो हम पहले ही बता देते हाँ, हैं। तो बता दोगे तो वो कंपनी देगी नहीं देगी, दैट इज बराबर। आपने अगर डिस्क्लोज किया है तो कंपनी के पास वो राइट्स है, वो ऑप्शन है प्रीमियम सॉरी नई पॉलिसी देनी है कि नहीं देनी। अगर आपने डिस्क्लोज किया है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो आपको वो इंश्योरेंस, अगर वो कंपनी ने इंश्योरेंस दिया है तो आपको मिलता है। बहुत केसेस में क्या होता है कि ICICI में भी मैंने पॉलिसी ले ली और LIC में भी एग्जांपल ले ली, बट मैंने ICICI को नहीं बताया कि LIC में पॉलिसी है, और LIC को नहीं बताया कि मेरे पास LIC की ICICI की भी पॉलिसी है। तो यहाँ पे मैंने जो फैक्ट थे, जो ट्रूथ था, वो छुपाया है, तो क्लेम पास नहीं होता, दो यू हैव पेड द प्रीमियम। यहाँ पे एक ही चीज़ पे चलता है, वो है ट्रस्ट एंड अटमोस्ट गुड फेथ। जो भी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हो, आप सच बता रहे हो, तो आपको सच बताना है कि ICICI बैंक। अब ये हो सकता है कि 3 साल पहले मैंने ICICI बैंक ले ली थी और ICICI से इंश्योरेंस ले ली थी, और 3 साल बाद अब मैं LIC को अप्रोच कर रहा हूँ। तो LIC को जब अप्रोच कर रहा हूँ तो मुझे बताना है कि ICICI में मेरा ऑलरेडी 2 करोड़ का कवर है, राइट। अब LIC डिफाइन करेगी और वो अपने अंडरराइटर्स उनके ये आपको इंश्योरेंस देंगे कि नहीं देंगे, वो डिसाइड करेंगे। वो इंश्योरेंस भी नहीं देंगे और जो हमने प्रीमियम भरा है वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने छुपाया है तो आपको सब चीज, सब केस में मतलब अभी कैसे, अभी मैंने एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लिया है, हाँ। और एक कोई दूसरा ऐसा पॉलिसी लिया है जिसमें मेरा इंश्योरेंस भी है, मतलब हाँ। इंश्योरेंस बेनिफिट भी है मेरा बराबर। तो वो विद इन टर्म अगर मेरा वो हो रहा है डेथ, तो फिर आइडियली तो मुझे मिलना चाहिए। देखो जनरली क्या होता है, जनरली केस मैंने में प्रीमियम तो भरा है और मैंने सब मेरे जो इनकम भी डिस्क्लोज किया है। बराबर है, कि मैं कौन से सोर्स से भर रही हूँ, ये वो सब, मतलब मैं कोई गलत काम करके तो नहीं कमा के। बराबर है, बराबर है। तो 2 चीज़ होती है इसमें, 2 टाइप की अंडरराइटिंग होती है। वो है, एक है फाइनेंशियल, और एट टाइम्स क्या होता है कि जो मतलब हम जिससे पॉलिसी ले रहे हैं वो ये सब चीज तो हमको बता ही नहीं रहे, तो फिर ये तो क्लाइंट का भी फॉल्ट नहीं है ना। बराबर है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है आपको एडवाइजर्स के, इसीलिए तो हम ये सेशन रखते थे, आपको अवेयरनेस हो और आप एक राइट डिसीजन ले पाए। जब भी आप नई पॉलिसी लेते हो तो आपको पुरानी पॉलिसी पहले तो वहाँ पे डिस्क्लोज करनी रहती है। नहीं, अभी अवेयरनेस मतलब कैसे, अभी मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिसी लिया, अभी आज मैं अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ। बराबर है। तो अभी इसमें क्या होता है ना, देखो 2 चीज़ होती है। जब डेथ होती है ना, 1 मिनट सुन लीजिए, तो डेथ होती है ना तो कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है। अगर बड़ा इंश्योरेंस कवर होता है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का होता है ना, तो उतना इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मैं 2-2 करोड़ की बात कर रहा हूँ ये केस में। अगर आपका इंश्योरेंस कम है ना तो उतना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ठीक है। अभी हमारे पास भी क्लाइंट है जिनकी 5 कंपनी से 5 पॉलिसी थी, सब में 15 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख का कवर था, ठीक है। बट सारी कंपनियों ने क्लेम पास कर दिया, क्यों? क्योंकि छोटा छोटा कवर था। यहाँ पे मैंने अगर 2 करोड़ का लिया है ना, तो 2 करोड़ के केस में इन्वेस्टिगेशन जनरली होता है, ठीक है। क्यों इतना बड़ा इंश्योरेंस कवर। लेकिन 2 करोड़ का तो फिर उतना तो फिर प्रीमियम भी कितना हाई आएगा ना? मैं टर्म इंश्योरेंस के केस में बात करता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी एक टर्म इंश्योरेंस है 2 करोड़ का, या आपने LIC में जाके फिर अप्रोच किया टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो आपकी इनकम भी जस्टिफाइड होनी चाहिए, आपकी ह्यूमन लाइफ जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो सेविंग्स या इधर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है क्या जहाँ पर वो लोग चेक करें कि इसने पहले कहीं से लिया नहीं है? वो आप जब इनकम प्रूफ प्रोवाइड करते हैं ना कंपनी को, तो वहाँ पे उनको वो प्रीमियम जो पे किया होता है ना, वो दिख जाता है, ठीक है। दिख जाता है तो फिर वो कोई रेज करती है ना, आप वो रेज करती है, हमेशा रेज करेगी। आप जितने भी नई पॉलिसी आज लेने जाओगे ना, और फाइनेंशियल्स आपने प्रोवाइड किए ना, अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी है, आपने ITR दिया होगा या फिर बैंक स्टेटमेंट दिया होगा, और वही अकाउंट से आपने प्रीमियम पे किया, अगर वो रिफ्लेक्ट कर गया तो 100% वो कंपनी डिटेल्स मांगेगी। क्यों? क्योंकि उनको दिख जाता है कि आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है,
तो अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जब लेने गए वहाँ पे प्रपोजल फॉर्म पे मेंशन नहीं किया है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर है, राइट, तो ये तो चीज़ क्या होती है, छुपाने वाली होगी। तो ये केस में जनरली हमारी एंड से हमको सब कुछ बताना रहता है, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, आपके जो सेविंग्स प्लान वगैरह है वहाँ पे इतना इन्वेस्टिगेशन और ये नहीं होता, क्योंकि आपने जितना पैसा पे किया होता है उतना ही मेजर इंश्योरेंस होता है, क्योंकि एंडोमेंट प्लान है या फिर यूलिप प्लान है। अच्छा, तो ये मतलब बेसिकली सिर्फ मेजरली टर्म इंश्योरेंस के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों, क्या वहाँ पे इंश्योरेंस कवर आपका 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ का होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी को आपने प्रीमियम तो थोड़ा सा दिया और इंश्योरेंस कवर बहुत बड़ा है, तो वो केस में है ना। लेकिन इसमें फिर बाद में अगर हमें ऐसा लगता है तो हम डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, राइट? हाँ, वो तो होते रहेगा, वो क्लेम का अलग ही प्रोसेस है, ठीक है ना। वो बाद में हम एक बार अलग से क्लेम सेटलमेंट का कैसे रहेगा वो एक बार समझ लेंगे। ओके। सो अभी दूसरा है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज द मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। तो जैसे मैंने बताया अभी टर्म इंश्योरेंस इंडिया में बहुत लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, बट जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अंडर इंश्योर्ड। मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू तो 2 करोड़ की है, लेकिन मेरे पास इंश्योरेंस कवर 20-25 लाख रुपए का ही है, राइट। सो इंडिया इज अ कंट्री जो बहुत ही अंडर इंश्योर्ड है। पॉलिसीज है, प्रीमियम पे कर रहे हैं 25-25 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख प्रीमियम पे कर रहे हैं, बट इंश्योरेंस कवर उनकी ह्यूमन लाइफ को मैच नहीं करता है। एंड नाउ फ्रॉम द लास्ट 5-10 ईयर्स टर्म इंश्योरेंस हैज़ बीन वेरी पॉपुलर। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कवर अच्छी रेट पर प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नेवर एक्सपायर, तो हमने समझा था होल लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि वो 99 ईयर्स तक चलते रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू गेट लाइफ इंश्योरेंस, राइट। जनरली जितना जल्द से जल्द हो सके उतना आपको इंश्योरेंस लेना है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस के जो चार्जेस है, जो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है, वो बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, गेटिंग कवरेज एट अ यंगर एज कैन हेल्प यू गेट हायर इंश्योरेंस कवर एट लोअर प्रीमियम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम एज में आपकी रिस्क हमेशा कम रहती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिस्क बढ़ने लगती है, एंड उसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ता है। सो जब आपको आज लग रहा है कि आज लेनी चाहिए, तो जब भी आपका एज जितना कम है, जितना अर्ली है, उतना ले लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आप लेने जाओगे, आज के बाद सोचेंगे कि अगले साल लेंगे, तो अगले साल उतना ही प्रीमियम आपका महंगा हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी फिजिबल इनफ फॉर यू। तो जितना जल्दी हो सके उतना आपको पॉलिसी ले लेना चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस फॉर मैरिड कपल? बहुत सारी पॉलिसीज पहले ऑफर होते थे, जॉइंट लाइफ आज भी है, तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि फैमिली फ्लोटर टाइप पॉलिसीज होती है, तो इसमें भी आइदर ऑफ द वन जो भी रहेगा, जिनकी भी डेथ हो गई तो उनके बेनिफिट उनको मिल जाएगी, जो इंश्योरेंस कवरेज है उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। सो अगर मैं हूँ और मेरी वाइफ है, मैंने दोनों ने 1 करोड़ का कवर लिया है एक ही पॉलिसी में, तो जिसकी भी डेथ जल्दी हो गई उनको वो 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा नॉमिनी को। ये जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए अगेन टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट इंश्योरेंस फॉर टू गो अहेड विद। ठीक है, नाउ हाउ टू चूज द राइट इंश्योरेंस प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज करें। तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल इंश्योरेंस गोल्स डिफाइन करने हैं कि मुझे कौन सी गोल अचीव करने हैं बाय टेकिंग दैट इंश्योरेंस। मैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए ले रहा हूँ, मैं मेरे चाइल्ड के फ्यूचर के लिए ले रहा हूँ, मैं और कोई पर्पस सॉल्व करने के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे वो इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, उसके बाद मुझे ऑप्टिमल इंश्योरेंस कितना लेना है वो डिसाइड करना है, जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। 3 पॉपुलर वेज टू कैलकुलेट इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, राइट। तो मेरी ऑप्टिमल इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए वो मुझे डिसाइड करनी है। ठीक है, अब इंश्योरेंस तो मैंने ले लिया, समझो 2 करोड़ का लेना चाहिए, बट उसके लिए प्रीमियम है 2 लाख रुपए का आ रहा है, बट मेरी कैपेसिटी 50,000 पे करने की है, राइट। तो मुझे वो प्रीमियम भी कैलकुलेट करना है कि मैं कितना पे कर पाऊंगा। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड द मिडल वे कि व्हाट विल बी द बेस्ट इंश्योरेंस फॉर मी एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट आई एम एबल टू पे। बिकॉज 1 साल पे करके बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यूस पे करना है, राइट। तो आपको डिटरमाइन करना है कि आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं और उसके अंदर आपको कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस मिल सकता है कंसिडरिंग योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, आपको पर्पस डिफाइन करना है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना है
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पे बहुत लोग गलती कर लेते हैं पॉलिसी टर्म डिफाइन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है एक्स्ट्रा टर्म ले लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कम टर्म ले लेते हैं। सो यहाँ पे बहुत ध्यान से सोच के फिर डिसाइड करना है कि 10 साल की पॉलिसी लेनी है कि 20 साल की लेनी है या 30 साल की लेनी है। एंड दिस विल डिपेंड ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस गोल्स। आपको कौन से गोल अचीव करने हैं उसके बेसिस पे आपको करेक्ट पॉलिसी टर्म डिफाइन करना है। ये नहीं है रैंडम जो एडवाइज़र ने बोला, जो पॉलिसी आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देख ली या फिर ऐसे ही फॉर्म पे टिक कर दिया, वो सब चीज़ नहीं करनी है। आपको पूरा प्लानिंग के बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जाना है। जब ये सारी चीज़ डिफाइन हो जाती है तब आपको पॉलिसी के लिए जाना है कि मेरी इंश्योरेंस की गोल क्या है, मेरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, कितना अमाउंट का प्रीमियम मैं पे कर सकता हूँ, मेरी पर्पस क्या सॉल्व करा ये इंश्योरेंस का प्रीमियम, और मेरी जो राइट पॉलिसी टर्म क्या रहेगी, और एक रेप्यूटेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से मुझे वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। और ये लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप देख लो, कंपनी की सर्विसिंग कैसी है वो आप देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान, प्लस हमने समझा हाउ टू चूज द राइट इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पे हमने देखा कि आपकी इंश्योरेंस गोल्स क्या है, ऑप्टिमल इंश्योरेंस कवर कितना आपको लेना है, कितना प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, पर्पस क्या है लाइफ इंश्योरेंस लेने का, ठीक है। आपको करेक्ट पॉलिसी टर्म क्या रहेगी, क्योंकि मुझे पॉलिसी टर्म जो लेनी है वो शायद वो प्लान में अवेलेबल नहीं है, तो दैट विल नॉट बी सूटेबल फॉर मी, राइट। सो अकॉर्डिंगली आई हैव टू चूज अ प्लान दैट इज़ राइट फॉर मी, विच विल मैच माई रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इंश्योरेंस चूज़ करना है। और आज मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सो आपको आपकी नीड के हिसाब से हमेशा इंश्योरेंस प्लान मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। So the future depends on what you do today, favorite quote by महात्मा गांधी। So आपको आज ही डिसाइड करना है, और जितना जल्दी हो सके उतना डिसाइड करके आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी चूज़ करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, कि रिटायरमेंट प्लानिंग होती कैसे है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कैसे कौन से प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, और हम उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, हम उसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन बाय बाय।